नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सामूहिक योगाभ्यास उन्होंने किया। सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भी भाग लिया। तो राष्ट्रपति ने योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज योग पूरी दुनिया को भारत की प्राचीन परंपरा और जीवन दर्शन से जोड़ रहा है। योग दिवस के मौके पर देश और दुनिया में करोड़ों लोग इस अभियान से जुड़े, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। तो राष्ट्रपति मुर्मू के साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी योगाभ्यास किया। योग कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। सभी आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोलकाता से बड़ी खबर, जहां कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोग वहां पर जुटे और योग को जीवन का हिस्सा बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित मुख्य समारोह में हजारों लोगों के साथ योग किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग आज पूरी दुनिया को जोड़ने वाला माध्यम बन चुका है और ये भारत की प्राचीन परंपरा की वैश्विक पहचान है। रेड रोड पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में करीब 35,000 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कोलकाता के इलाकों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई थी। योग दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और लाखों लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियमित योग से स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन संभव है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जीवन शैली बन सकता है। ज्यादा चर्चा के लिए अमित जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आज पूरे देश भर में योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। कोलकाता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर एक खास कार्यक्रम में शिरकत की, योग करते हुए नजर आए, लोगों को योग के बारे में जागरूक करते हुए नजर आए और कई मायनों में इस कार्यक्रम को बेहद खास माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, जब से मोदी जी आए तब से योग दिवस को तो इन्होंने इंटरनेशनली स्तर पे घोषित कर रखा है और पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में योग की परंपरा रही, अब उसका पालन किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। देखिए, इसी प्रकार से उन्होंने एक आयुष मंत्रालय भी बनाया है
जिसमें देसी दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म से निकल के हम लोग सनातन इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जाएंगे, जिसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए काफी अच्छी चीज है। और बंगाल जो है वो राइट विंग का तो गढ़ बनेगा ही आने वाले समय में। जो बातें हम नहीं कर पाते थे वो बंगाल वाले शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले कुछ समय में जो लोग सेकुलर और राइट विंग के हुआ करते थे उनको सेकुलर घोषित कर दिया जाएगा, और बंगाल के लोग जैसे कम्युनिज्म को एक्सट्रीम पे ले गए थे, उसी प्रकार अब राइट विंग को भी एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत में और बुरी तरीके से इस तरीके की सनातन रिलेटेड घटनाएं बढ़ेंगी। और अमित जी, अगर बात की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इससे पहले अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो जिस तरीके की जीत एनडीए ने दर्ज की है, उसके बाद पहली बार इस तरह का योग दिवस कार्यक्रम और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मिलित होना कई महीनों में कई सारे संदेश देता हुआ नजर आता है। हाँ, मैं इसको डिकोड कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अब गुजरात के बाद जो सबसे बड़ा हब बन रहा है बीजेपी का, वो बंगाल बनेगा। हमारे दर्शकों को तो पहले से पता है, हम लोग शुरू से बातचीत करते आ रहे हैं कि भैया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोई माने नहीं माने, हमने तो पहले ही कहा था। तो हमारे दर्शकों को तो पता है कि बंगाल से ही अब सनातन की भूमि जो है उसका उदय होना तय है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमें सेकुलर के नाम का चूरन बेचा गया है उसको बंगाल वाले डिस्ट्रॉय करेंगे। आने वाले समय में बंगाल ही भारत को लीड करेगा, क्योंकि देखिए लिटरेचर उनका बड़ा स्ट्रांग रहा है। अब उसके मैटर पे कल्चर भी उनका बहुत अच्छा रहा है। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो शिप बिल्डिंग की परंपरा रही है भारत में, बड़ी जहाज बनाने के, उसके एवज में उसके लिए मोदी जी कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे। क्योंकि आज से 200-250 साल पहले बंगाल जो हुआ करता था वो शिप मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब था दुनिया का। तो उसके रिवाइवल की भी तैयारी शुरू है, और आने वाले समय में देखिएगा मोदी जी उसको भी करेंगे, ऐसा मुझे क्यों लगता है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोग इस खास कार्यक्रम में जुटे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। लोगों को योग के प्रति जागरूक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. योग
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता दौरे के दौरान भारतीय नौसेना को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में आयोजित एक विशेष समारोह में 3 स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरी, सर्वे वेसल आईएनएस संशोधक और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अग्रेस शामिल हैं। इन तीनों युद्ध पोतों और पोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत और निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्वदेशी निर्माण भारत की रणनीतिक ताकत को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक नौसेना विकसित भारत के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक क्षमता और मजबूत होगी। इस मौके पर नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस समारोह को भारतीय रक्षा क्षेत्र और मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं देश भर में आज नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बार करीब 22.79 लाख अभ्यर्थी 5,440 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर, कड़ी तलाशी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसके साथ ही साइबर मॉनिटरिंग टीमों को भी सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गड़बड़ी को रोका जा सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह के पेपर लीक के दावे भ्रामक हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जा रही है। इस बीच रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देश भर में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज होने जा रही है और उसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच ये परीक्षा संपन्न होगी। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इस पुनर्परीक्षा की तैयारियां की गई हैं? हाँ, परीक्षा की तैयारी की जाए साहिल तो सीसीटीवी की निगरानी है। काफी समय जो कहा जाए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे बहुत ही जो कहा जाए जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जगह जगह पे। जो क्लासरूम के आसपास की जो भी क्षेत्र है, जो भी आने जाने की व्यवस्था है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे निगरानी की जा रही है। काफी जो कहा जाए इससे पहले जो पेपर लीक की समस्या उत्पन्न हुई थी उसको देखा जाए, इस बार तो बहुत ही ज्यादा सख्त कहा जाए निगरानी रखी गई है। रोहित, वहीं अगर बात की जाए तमाम सुरक्षा मानकों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो छात्रों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया था, अभिभावकों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। सबसे बड़ी बात भरोसे की है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा प्रणाली जो है उससे भरोसा उठता हुआ यहाँ पर छात्रों का और अभिभावकों का नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ जगहों पर लापरवाही भी सामने आई है। जिस तरीके से हमने देखा था कि एक छात्र था नागपुर का रहने वाला और उसे अबू धाबी का सेंटर यहाँ पर अलॉट कर दिया गया था। इस तरीके की जो अनियमितताएं हैं या फिर जिस तरीके की जो लापरवाही है वो जब से सामने आ रही है तब से छात्रों और अभिभावकों में काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति बन गई है परीक्षा को लेकर। हाँ, कहा जाए कि जो इससे पहले जो स्थिति थी आसपास के जो क्षेत्र में जो परीक्षा केंद्र जहाँ पे परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था उसको देखा जाए तो जो छात्र के अभिभावक है उनका साफ ये कहना है कि दूर दराज से जो भी छात्र आते हैं उनके साथ जो भी मतलब कहा जाए जो परिजन आते हैं साथ में जो ठहराव करते हैं, रुकते हैं, उसके बाद जो उनके पास कहा जाए तो परीक्षा देने के बाद जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो साथ में आए हुए लोग होते हैं वो कहीं बच्चों का जो मनोबल है टूट जाता है। जिस तरीके से परीक्षा का जो परीक्षा सफल नहीं हो पाती, जिसके कारण जो अभिभावक उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोष देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे परेशान होते हैं कि हमारा पेपर अच्छे से हो जाए, उसके बाद आने वाले समय पेपर जो लीक हो जाता है पेपर, तो उसमें अभिभावकों में थोड़ा सा रोष बना हुआ है। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर इस परीक्षा को लेकर और जिस तरीके से धांधली निकलकर सामने आई है, उन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो अभिभावक हैं, जो छात्र हैं, वो प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे थे। कई जगहों पर छात्रों के ऊपर भारी दबाव भी देखने को मिला है और इस तरीके की परीक्षाओं में अगर छात्रों के ऊपर दबाव होता है तो वो ठीक तरीके से परीक्षा नहीं दे पाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग यहाँ पर लगातार उठ रही थी। सीजेपी ने लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था। अब फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है?
अभी अगर कहा जाए तो परीक्षा को लेकर तो स्थिति थोड़ी सामान्य है। आसपास के क्षेत्र पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे जो व्यवस्था है उसमें आसपास देखा जाए ट्रैफिक प्रबंध के जो किए गए हैं, वो आसपास जो चौराहे हैं, ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं मुस्तैद है कि किसी प्रकार का कोई भी अनदेखी या किसी प्रकार कोई भी छात्र का पेपर लीक छूट ना सके। और कहा जाए कि जैसे कि जो भी स्थिति अगर कोई खराब भी होती है तो प्रशासन का जो सख्त जो अपना कहा जाए कि उनका जो सख्त रवैया अपनाया हुआ है, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन है, किसी प्रकार का कोई भी जो विद्रोह है, किसी प्रकार ये सब ना हो सके, तो इसके लिए बड़े पैमाने पे जो पुलिस बल है उसको भी तैनात किया गया है। जो परीक्षा का केंद्र है उसके केंद्र के बाहर भी अच्छी खासी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। इस तरीके से कोई भी घटना जो भी हो तो फौरन रोक ली जाए। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए रोहित आपका बहुत शुक्रिया। तो कड़ी सुरक्षा के बीच नीट री एग्जाम आज होने जा रहा है और इसी एग्जाम को लेकर छात्र पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ सुरक्षा मानकों के बीच ये परीक्षा होगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी तरह की पेपर लीक जैसी कोई घटना घटित ना हो। और एनटीए ने अफवाहों से बचने की भी सलाह यहाँ पर दी है। लेकिन फिलहाल पूरे देश भर में नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लगातार एनटीए की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की अहम बैठक आज पटना में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पार्टी संगठन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को एक बार फिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है। इससे पहले मार्च में भी नीतीश कुमार को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया था और अब परिषद की बैठक में उनके नेतृत्व पर औपचारिक मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति, संगठन विस्तार और एनडीए के साथ तालमेल जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि पार्टी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी और संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस बैठक पर बिहार की राजनीतिक हलचल के बीच सभी दलों की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि बैठक के बाद पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर कई अहम संकेत सामने आ सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठापटक के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद ओम राजे निम्बालकर का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी में बगावत की अटकलों के बीच धाराशिव से सांसद ओम राजे ने फिलहाल उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के करीबी नेताओं के साथ बातचीत के बाद ओम राजे ने कोई जल्दबाजी में फैसला न लेने का मन बनाया है। माना जा रहा था कि वो एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है और ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना यूबीटी के कई सांसद शिंदे खेमे में जा सकते हैं। हालांकि ताज़ा घटनाक्रम के बाद उद्धव गुट को कुछ राहत मिली है। बताया जा रहा है कि ओम राजे के रुख पर अन्य असंतुष्ट सांसदों की रणनीति भी निर्भर कर सकती है। ऐसे में उनके फैसले को महाराष्ट्र की सियासत में गेम चेंजर माना जा रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में ओम राजे अंतिम फैसला क्या लेते हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और उद्योगपति अरुण लखानी के बेटे सारंग लखानी विवाह बंधन में बंध गए। मुंबई में आयोजित इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह में राजनीति, उद्योग जगत और फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिला। समारोह की सबसे खास बात यह रही कि अलग अलग विचारधाराओं के दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी नव दंपति को आशीर्वाद देने पहुंचे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उद्योग जगत से मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आदर पूनावाला ने भी समारोह में शिरकत की। वहीं बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और शाहरुख खान की मौजूदगी भी चर्चाओं का विषय रही। इस भव्य समारोह ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की मिसाल पेश की। वहीं तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में स्थित बालाजी पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फैक्ट्री की कई इकाइयां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज जारी है। अधिकारियों के अनुसार हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और सुरक्षा मानकों को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी आज अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते
कि जांच के बाद तैयार की गई ये रिपोर्ट 150 पन्नों से अधिक की हो सकती है। जांच के दौरान एसआईटी ने ट्रस्ट पदाधिकारियों, गणना कर्मियों, बैंक अधिकारियों और मंदिर प्रशासन से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार नोटों की गिनती, चढ़ावे के रिकॉर्ड और बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव से जुड़े पहलुओं की भी बारीकी से जांच की गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में कई अहम तथ्यों का जिक्र हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस मामले में धैर्य रखने की अपील करते हुए भरोसा जता चुके हैं कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल सभी की निगाहें एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे आगे की कार्रवाई की दिशा तय हो सकती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका के डेलावेयर राज्य से भारत के लिए एक खास खबर सामने आई है। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून 2026 को आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित किया है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने योगा को भारत की 5000 साल पुरानी परंपरा बताया और कहा कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम है। गवर्नर ने कहा कि लोग शारीरिक मजबूती, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देते हैं और तनाव से निपटने में भी मददगार है। उन्होंने राज्य के लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने की अपील की। डेलावेयर में भारतीय अमेरिकी समुदाय और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के सहयोग से योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कदम को दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता और भारत की सांस्कृतिक विरासत के वैश्विक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं गजा से एक बार फिर चिंताजनक खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया जा रहा है कि संघ विराम के बावजूद इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में अल जजीरा के एक कैमरामैन के भी मारे जाने की बात कही गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार मध्य गजा के अल बुरेज शरणार्थी शिविर समेत कई इलाकों में हमले हुए, जिनमें नागरिकों के हताहत होने की खबरें हैं। अल जजीरा नेटवर्क ने अपने कैमरामैन अहमद विशा के मारे जाने का दावा किया है, जबकि इजरायली सेना की ओर से उसे हमास से जुड़ा बताने का दावा किया गया है। इन आरोपों और दावों की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच संघर्ष विराम के बावजूद गजा में लगातार हिंसा की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंता बढ़ा दी है। मामले को लेकर अलग अलग पक्षों के दावे सामने आ रहे हैं और स्थिति पर पूरी तरह दुनिया की नजर बनी हुई है। वहीं श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल में आज भारत ए और श्रीलंका ए की टीमें आमने सामने हैं। दाम्बुला में खेले जा रहे इस खिताबी मुकाबले में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ए की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं, जबकि मेजबान टीम की कमान सहान अराचिके के हाथों में है। इस मुकाबले में सभी की निगाहें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं, जो पिछले कुछ मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं और फाइनल में दमदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। भारत ए के लिए ऋतुराज गायकवाड़, प्रियांश आर्या और सूर्यांश शेड़गे जैसे खिलाड़ी भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं श्रीलंका ए की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर खिताब अपने नाम कराना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच लीग चरण में मुकाबले काफी रोमांचक रहे थे। ऐसे में फाइनल में भी कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि ट्राई नेशन ए सीरीज का चैंपियन कौन बनता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।